उसका नाम रोहित है। उसकी उम्र 40 साल है। वो एक गांव का रहने वाला आदमी है। जब वो जवान था और तकरीबन 20 साल का था तो उसे उस वक्त बाइक चलाने का बहुत शौक था। वो अपने दोस्त को लेकर अपने पिताजी की बाइक पर दूर दूर तक सैर करने के लिए चला जाता था। वो अपने पिताजी का एक लौता बेटा था। उसके पिता गांव के सरपंच थे, इसीलिए उसके पास पैसे की भी कोई खास कमी नहीं थी। उसका परिवार बहुत इज्जतदार परिवार था। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ बाइक पर जा रहा था और बहुत तेज स्पीड से बाइक चला रहा था कि तभी अचानक उसका एक्सीडेंट एक बड़ी गाड़ी से हो गया और उस एक्सीडेंट में उसकी एक टांग खराब हो गई, जिसकी वजह से वो बिल्कुल लाचार हो गया। उस एक्सीडेंट के बाद वो ठीक से अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पाया था। इस हादसे ने उसकी पूरी ही जिंदगी को बदल कर रख दिया था। उसके घर में उसके अलावा उसके माता पिता रहते थे। उसके कोई भाई बहन भी नहीं थे। उनका घर बहुत बड़ा था और उनके घर में बहुत सारे नौकर भी लगे हुए थे जो घर के सारे काम किया करते थे। वो कोई बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं था, बस एक मामूली सी शक्ल सूरत का लड़का था। उसका रंग भी सांवला था। उसके एक्सीडेंट के बाद ही उसकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया था। उसके एक्सीडेंट के 2 साल बाद उसके पिताजी की भी मौत हो गई। उसके पिताजी की गांव में बहुत सारी जमीन थी। वो तो अब कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि वो लाचार हो गया था। वो थोड़ा बहुत काम कर लिया करता था। पिताजी की मौत से माँ को भी बहुत सदमा लगा था। उसकी माँ चाहती थी कि वह उसकी शादी करे, लेकिन जिस दिन से पिताजी की मौत हुई थी उसके बाद से ही उनका कारोबार भी बहुत हल्का हो गया था और गाँव के लोगों को लगता था कि वो लाचार होने की वजह से किसी की बेटी को खुश नहीं रख सकेगा और फिर उनका कारोबार भी पिताजी के ना होने की वजह से पहले जैसा ना रहा था। उसकी माँ ने उसके लिए बहुत ज्यादा रिश्ते तलाश किए, लेकिन हर कोई उसकी शक्ल और उसकी टांगों को देखकर मना कर देता था। उसने भी अपनी माँ से कहा कि माँ, जब मेरी शादी होनी होगी तो खुद हो जाएगी। धीरे धीरे इसी तरह से कई साल गुजर गए। ना उसे शादी में ज्यादा इंटरेस्ट था और ना ही उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता मिल पाया था। जो लोग अपनी बेटी रोहित को देना चाहते थे उनकी बेटी ज्यादा खूबसूरत नहीं होती थी। उसकी माँ की शुरू से ही तमन्ना रही थी कि वह अपने एक लौते बेटे के लिए एक कम उम्र की और खूबसूरत लड़की को अपनी बहू बनाना चाहती हैं, लेकिन उसे अपनी माँ की ये ख्वाहिश पूरी होती नजर नहीं आ रही थी। वो अपनी माँ को समझाते समझाते थक गया था, लेकिन उसकी माँ थी कि समझने को तैयार ही नहीं थी। उनका कारोबार भी घाटे में जाता रहा। एक एक करके उनकी जमीन भी छिन गई। दूसरे गांव के सरपंच ने उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया। अब ले देकर उनके पास बस यह घर ही बचा था। उसकी माँ हमेशा बीमार रहने लगी थी। कुछ तो उन्हें बीमारी ने बीमार कर दिया था और कुछ उन्हें उन लोगों की बर्बादी ने बीमार कर दिया था, क्योंकि पिताजी के मरने के बाद से ही उनके घर के हालात बहुत खराब हो गए थे। लेकिन शुक्र था कि अभी उन पर इतनी गरीबी नहीं आई थी कि खाने के भी लाले पड़ गए हों। अभी वो अपने इस बड़े से घर में रह रहे थे और देखते ही देखते वो 40 साल का हो गया था। उसकी माँ बहुत बुढ़िया हो गई थी, लेकिन अभी तक रोहित के भाग्य में शादी नहीं लिखी थी। उसने तो अपनी शादी की उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि जिसने उसके होश ही उड़ा दिए और उसकी खुशी के ठिकाने न रहे। एक दिन उसकी माँ की सहेली उसके लिए इतना अच्छा रिश्ता लेकर आई थी कि वो और उसकी माँ के पैर जमीन पर ही नहीं टिक रहे थे। उसकी माँ की सहेली ने उस लड़की का फोटो उसे दिखाया। वह लड़की बहुत गरीब परिवार से थी। उसके पिता किसान थे, लेकिन वह लड़की बहुत खूबसूरत थी। वह सिर्फ 20 साल की थी और गोरी चिट्ठी लंबे बालों वाली बड़ी बड़ी आंखों वाली बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। उसका फोटो देखकर तो वो उसे देखता ही रह गया था कि क्या यह लड़की भी उसके भाग्य में लिखी हो सकती है। उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। उसकी माँ की सहेली ने बताया कि यह बहुत गरीब लड़की है। मैं चाहती हूँ कि इसकी शादी आपके घर में आपके बेटे के साथ हो जाए, ताकि यह लड़की गरीबी की जिंदगी से निकलकर आपके घर में आकर खुश रहे। उसकी माँ ने तो फौरन लड़की का फोटो देखते ही रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी और वो तो शादी करने के लिए तैयार ही था। लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत जो थी। उसकी माँ की पहले से ही यह ख्वाहिश थी कि उनकी बहू कम उम्र की और खूबसूरत होनी चाहिए और उसकी माँ को ठीक वैसा ही रिश्ता भी मिल गया था। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक बात से बहुत डर रहा था।
अभी उसने ही तो लड़की का फोटो देखा था। लड़की के घर वालों ने और लड़की ने तो उसे नहीं देखा था। हो सकता है वह लोग उसकी शक्ल और उसकी लाचारी देखकर इस रिश्ते से साफ इनकार कर दें, क्योंकि अब तो उसकी उम्र भी हो चुकी थी। उसकी उम्र उस लड़की से डबल थी। यह सारी बात जब उसने अपनी माँ की सहेली के आगे रखी तो उन्होंने कहा कि तुम फिक्र मत करो बेटा, मैंने उन लोगों को तुम्हारे बारे में सब कुछ पहले ही बता दिया है। लड़की का पिता अपनी बेटी की शादी इस घर में तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार हो गया है। तभी तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ, ताकि मैं तुम लोगों को भी लड़की का फोटो दिखा सकूं और तुम लोगों को यह खुशखबरी भी दे सकूं। उसकी माँ और उसकी खुशी अब और भी ज्यादा डबल हो गई थी। उसकी माँ ने कहा, ठीक है तो फिर शादी की डेट फिक्स कर देते हैं, और जल्द से जल्द वो अपने बच्चों की शादी करना चाहती हैं। देखते ही देखते उसकी शादी का दिन भी आ गया और उसकी शादी उस लड़की के साथ हो गई जिसका नाम मधु था। शादी की पहली रात जब उसने मधु को देखा तो वो उसको देखता ही रह गया। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। वो जितनी खूबसूरत फोटो में लग रही थी उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत उसके सामने बैठी हुई लग रही थी। वो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रहा था, क्योंकि वो मधु जैसी लड़की डिजर्व नहीं करता था। मधु तो बहुत खामोशी से बैठी हुई थी और उसकी आंखों में आंसू भी थे, लेकिन वह अपने पिता की एकलौती बेटी थी, इसीलिए वह अपने पिता से जुदाई पर बहुत ज्यादा अफसोस में थी। फिर धीरे धीरे उसने बातों का सिलसिला शुरू किया तो उसका मूड कुछ ठीक हो गया। वो समझ गया था कि वो जरूर अपनी विदाई की वजह से ही इतनी उदास हो रही है। उसे मधु का साथ पाकर बहुत ज्यादा खुशी मिली थी। फिलहाल उसकी शादी मधु के साथ हो गई। उसकी शादी को अभी 15 दिन ही हुए थे कि उसकी माँ दुनिया से चल बसी, क्योंकि उसकी माँ बहुत बीमार हो गई थी। लेकिन वो इस बात से खुश था कि उसकी माँ ने जीते जी उसकी शादी अपनी पसंद की लड़की से होते हुए देख ली थी। रोहित की माँ की मौत का दुख तो बहुत दिनों तक रोहित के दिल में रहा। अब घर में वो और उसकी पत्नी ही बचे थे। जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। धीरे धीरे उनकी शादी को 4 महीने हो गए थे। उसकी पत्नी बहुत अच्छी थी, उसका बहुत ख्याल रखती थी। उनके रिश्तेदार भी अक्सर उनके घर पर आते जाते थे और उसे बहुत खुशकिस्मत कहते थे। यह बात बिल्कुल सच थी। उसकी किस्मत बहुत अच्छे से लिखी हुई थी। बस उसकी पत्नी के अंदर एक ही बात बहुत अजीब थी। उसकी पत्नी को फूल बहुत पसंद है। उनके घर के बाहर वाले हिस्से को उसने गार्डन बना लिया था, जिसमें उसने अपनी पसंद के फूल ही फूल मंगवा कर रखे थे। वह हर थोड़े दिन बाद नए माली को घर पर ले आया करती थी। वो तो ज्यादातर अपने कमरे में ही रहता था, लेकिन उसकी पत्नी माली के साथ मिलकर तरह तरह के फूल गार्डन में लगवाती रहती थी। उसके घर में 2 नौकरानियां भी मौजूद थी। वो रात को अपने कमरे में सो जाता था, लेकिन उसकी पत्नी रात भर अपने फूलों की रखवाली करती रहती थी। जिस दिन भी कोई नया माली आता, उसके बाद लगातार 1 हफ्ते तक वह अपने फूलों की देखभाल करती रहती थी। उसका कहना था कि अगर वह शुरू के 1 हफ्ते में अपने फूलों की देखभाल नहीं करेगी तो उसके फूल मुरझा जाएंगे। जब से उसकी पत्नी की शादी हुई थी, वह उसे 1 मिनट के लिए भी बिस्तर से उठने नहीं देती थी। बस यही कहती थी कि आप आराम करो, मैं सब कुछ देख लूंगी और आपको घर की भी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। घर की देखभाल भी मैं अच्छे से कर सकती हूँ। उसे तो वह कमरे में सोने के लिए कहती थी और खुद गार्डन में बैठकर ही 1 हफ्ते के लिए अपने फूलों की रखवाली करती रहती थी कि ऐसा करने से उसके फूल नहीं मरेंगे, बल्कि और ज्यादा फूलों की पैदावार बढ़ जाएगी। वो यह सब देखकर और भी ज्यादा हैरान और परेशान रह जाता था। उसकी पत्नी ठीक कहती थी कि उसके फूलों की पैदावार बढ़ जाएगी। जब वो कभी कभी गार्डन में जाता तो ऐसा लगता कि जैसे वो अपने घर में नहीं बल्कि फूलों की वादियों में आ गया हो। उसकी पत्नी उससे कहती थी कि तुम कमरे से बाहर मत निकला करो और ना ही मेरे फूलों तक पहुंचा करो, क्योंकि मुझे किसी ने बताया है कि फूलों के पास मेरे और माली के अलावा कोई नहीं जा सकता। अगर कोई और फूलों के पास गया तो फूल देखकर उन्हें शर्मा जाते हैं और फिर फूल ज्यादा खिलते भी नहीं हैं। उसके पास अपनी पत्नी की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। उनके पास सब कुछ था। उसके पास खूबसूरत मोहब्बत करने वाली पत्नी भी थी और इतना अच्छा घर, सब कुछ था। लेकिन कभी कभी उसके पास सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगता था कि जैसे कुछ नहीं है, जैसे सब कुछ खराब है। उसकी पत्नी इतनी अच्छी है कि उसे कभी कभी ऐसा लगता है कि वो उसे डिजर्व नहीं करता।
उसे इतनी अच्छी पत्नी मिली। ऐसी किस्मत पाने के लिए तो लोग तरसते हैं। इतनी सुकून भरी जिंदगी को खोने से वो डरता है। उसे लगता है कि कहीं उनकी इस खुशियों को किसी की नजर ना लग जाए। सारा दिन उसका दिल बेचैन रहता था। भला कौन चाहेगा कि वह इतनी अच्छी जिंदगी से छुटकारा पाए। आज फिर से उसकी पत्नी एक नए माली को लेकर आई थी और उसने गार्डन में नए फूल लगवाए थे। वह उसके साथ मिलकर गार्डन में फूल लगवा रही थी। उसने नौकरानी से कहा कि वह मधु को बुला दे। नौकरानी ने बताया कि मालकिन तो माली के साथ मिलकर अपने गार्डन में फूल लगवा रही हैं। उसने फिर भी कहा कि तुम मधु को बुला लाओ, मुझे उससे कुछ काम है। मधु आई तो उसने पूछा, आज फिर तुमने किसी नए माली को बुला लिया है? तो वह मुस्कुराई और उसने उसके पास बैठकर उसके हाथों को पकड़कर अपने पास करते हुए कहने लगी कि मेरे प्यारे रोहित जी, तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। और मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरा शौक है, तो प्लीज मेरे शौक को नजर मत लगाया करो। उसने कहा, नहीं मधु, मैं तुम्हारे शौक को नजर नहीं लगा रहा हूँ, बल्कि तुम्हारा शौक तो दिन ब दिन और बढ़ता ही चला जा रहा है। तुम न जाने कितने मालियों को घर पर लेकर आ गई हो। हर 3 दिन बाद तुम इन्हें हमारे घर पर लेकर आ जाती हो, उससे अलग अलग तरह के फूल लगवाती हो और खुद भी साथ में लगी रहती हो। यह हाथ इन कामों के लिए नहीं बने हैं। तुम्हें फूल लगाने की क्या जरूरत है, बल्कि तुम तो खुद एक फूल हो। तुम बस मेरे साथ बैठकर बातें किया करो। उसने मोहब्बत से कहा। उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी और वो भी हंसने लगी। कहने लगी, आपकी यही बातें तो आपको मेरा फेवरेट बना देती हैं। आपको पता है मैं कितनी ज्यादा खुशनसीब हूँ कि मुझे आप जैसे पति मिले हैं। वह शर्माते हुए कहने लगी और उसने अपने हाथ रोहित के हाथों से छुड़ा लिए। उसने मधु से कहा, बस तुम इसी तरह से मुस्कुराती रहा करो। उसने मधु से कहा कि मुझे तुमसे एक काम है। वह कहने लगी, जी बताइए, क्या काम है? उसने कहा, मुझे तुम्हारे हाथ का बना हुआ शरबत पीना है। तुम बहुत अच्छा शरबत बनाती हो। घर में बहुत ज्यादा घुटन सी हो रही है, इसीलिए तुम मेरे लिए 1 गिलास शरबत बना दो। वह कहने लगी, ठीक है, मैं अभी 2 मिनट में आपके लिए शरबत बनाकर लाती हूँ। अपनी पत्नी की मुस्कुराहट पर वो बहुत खुश हो जाता था। सिर्फ उसकी मुस्कुराहट पर ही नहीं, बल्कि वह खुद सोचता है कि उसकी शादी मधु से होना उसके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। उसकी पत्नी उसके लिए शरबत बनाकर लाई थी। वो उस शरबत को पीकर सो गया था, लेकिन उसे इतनी गहरी नींद आई थी कि वो शाम 6 बजे का सोया हुआ अगले दिन ही उठा था। शायद उसकी दवाइयाँ चल रही थी, इस वजह से उसे ज्यादा नींद आ गई होगी। इस बात पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसकी पत्नी उसके पास कमरे में ही बैठी हुई थी। वो उसे प्यार भरी बातें कर रहा था। उसने कहा, तुम इस तरह से मत शर्माया करो, मेरी जान ले लेती हो। उसने अपने दिल पर हाथ रखते हुए और अच्छे से अंदाज में कहा, तो वह खिलखिलाकर हंस दी। उसने कहा, मधु, तुम हमेशा अपना ख्याल रखा करो। तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम्हें घर का काम करने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता मेरी पत्नी की खूबसूरती पर कोई भी दाग हो। तुम घर के किसी काम को हाथ मत लगाया करो, सारे काम नौकर करेंगे। तुम बस मेरे साथ कमरे में बैठकर बातें किया करो और हम दोनों आराम किया करेंगे। उसकी पत्नी कहने लगी, आराम की जरूरत मुझे नहीं, बल्कि आराम की जरूरत तो आपको है। आप वैसे ही चल नहीं सकते। मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप ऐसे व्हील चेयर पर बैठकर बाहर निकलते हो, तो आप बस अपने कमरे में ही आराम किया करो। उसकी पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके गालों पर हाथ फेरते हुए आंखें बंद करके लेट गई और वह सो गई। बल्कि वो उसको सोता हुआ देखकर सोच रहा था कि उस जैसे आम से लड़के में ऐसा भी क्या खास था जो उसकी पत्नी उसे इतना पसंद करती थी। ऐसी जिंदगी तो वो सपने में भी नहीं सोचता था। उस जैसे लाचार इंसान को इतनी अच्छी पत्नी मिल गई थी, जबकि कुछ नॉर्मल लोगों को भी इतनी अच्छी पत्नी नहीं मिलती है। ये सोचते सोचते वो भी सो गया था। फिर अगले ही दिन उसका दिल बहुत घबरा रहा था और वो जैसे तैसे बेड से उठकर बाहर चला गया। उसने देखा कि नया माली उनके घर के दरवाजे के आगे चेयर डालकर बैठा हुआ था, क्योंकि वो जानता था कि इन लोगों की यही आदत थी। अगर उन पर कोई कड़ी नजर नहीं रखता तो वह लोग काम ठीक से नहीं करते। उसने माली को आवाज लगाई और कहा कि तुम्हें फूलों की देखभाल के लिए रखा गया है, ना कि चेयर पर बैठकर सिगरेट पीने के लिए। वो घबरा गया और उसने अपनी सिगरेट वहीं फेंक दी।
उसकी पत्नी गांव के माली को घर पर लेकर आ जाती थी। उसका कहना था कि इस गांव में बहुत गरीब लोग हैं और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्हें नौकरी की जरूरत है, इसीलिए वो माली को काम पर नहीं रखती और जल्दी जल्दी माली बदलती रहती है और इसी तरीके से वो उनकी मदद भी करती रहती है और लोगों का काम भी हो जाता है। वैसे भी शहर के मालियों के दिमाग तो आसमान को छू रहे हैं। वह पैसे बहुत मांगते हैं और काम बिल्कुल भी नहीं करते। गांव के लोग बहुत मेहनती होते हैं और मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करते हैं, बिना कुछ कहे बस अपने काम में लगे रहते हैं। लेकिन यह तो यहाँ पर बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था। उसने उससे कहा, सुनो लड़के, तुम्हारा नाम क्या है? वह सर झुकाकर उसके सामने खड़ा हो गया। उसकी आवाज पर चौंक कर उसने रोहित को देखा और कहने लगा, मालिक मेरा नाम मोनू है। उसने हल्की सी आवाज में कहा। रोहित ने उससे कहा, फूलों की देखभाल रखना जानते हो? तो कहने लगा, जी मालिक, बिल्कुल, मेरा तो यही काम है। उसने कहा, तो फिर यहाँ पर क्यों बैठे हो? जाकर अपना काम करो। वो गार्डन में बैठकर अपना काम करने लगा। फूलों को पानी देना, फूलों की कटाई करना और बाकी जितने भी काम होते थे वह सारे काम माली ही किया करता था। बस उसकी पत्नी रात को उनकी देखभाल करती थी। माली उनके घर पर दिन रात में रहता था क्योंकि उसकी पत्नी को अपने फूलों की फिक्र लगी रहती थी, इसीलिए वह माली को रात को भी घर से जाने नहीं देती थी और नौकरानी से कहकर माली का बिस्तर गार्डन में ही लगवा दिया करती थी। सारा दिन उसकी पत्नी अपने फूलों में ही बिजी रहती थी और वो अपने कमरे में कभी टीवी देखता तो कभी अखबार पढ़ता रहता था। उसका दिन भी इसी तरह से गुजर जाता था। एक दिन उसकी पत्नी ने बहुत ही महंगे पौधे मंगवाए थे जिनको वह माली लगा रहा था और उसकी पत्नी उसको काम समझा रही थी कि वह वाला पौधा इधर अच्छा लगेगा, यह वाला पौधा उधर अच्छा लगेगा, इसके फूल कितने प्यारे हैं, इसको तुमने ठीक से सेट नहीं किया, इनमें तुम्हें शाम को पानी देना है, वगैरह वगैरह। वो कमरे में बैठा हुआ टीवी देख रहा था। उसे अपनी पत्नी को इस तरह से बोलते हुए और खुश होते हुए देखकर बहुत खुशी मिलती थी क्योंकि उसकी पत्नी का शौक था तो वो उसको रोकता टोकता नहीं था। वो चाहता था कि उसकी पत्नी उसके घर में रहकर अपने सारे शौक पूरे करे। वो छोटे से घर और गरीब पिता की बेटी थी। शादी से पहले उसने अपनी किसी ख्वाहिश को पूरा नहीं किया होगा। वह अपने ससुराल में आकर अपनी सारी ख्वाहिश को पूरा किया करती थी। उसकी पत्नी घर का कोई काम नहीं करती थी, सारे काम नौकर किया करते थे। सारा टाइम या तो वह अपने फूलों के साथ बिताती थी और या फिर उसके साथ उसकी माँ के टाइम से ही उसके घर पर नौकर काम करते थे। अब तो उसकी पत्नी को नौकरों को हुक्म देने की भी आदत हो गई थी। एक दिन उसकी पत्नी उसके पास उसके कमरे में आकर उससे बातें करने लगी और बातें करते ही करते ना जाने रोहित किस टाइम सो गया, उसे पता नहीं चला। जब उसकी आंख खुली तो अगले दिन सुबह के 6 बज रहे थे। उसने घड़ी में टाइम देखा तो जल्दी से अपनी पत्नी को आवाज दी। वह उसके करीब लेटी हुई सो रही थी। उसने अपनी पत्नी को उठाया था। वह उसे वॉशरूम तक लेकर गई। वो फ्रेश हुआ। उसके बाद वो अच्छे से तैयार हो गया। उसकी पत्नी रेड कलर की साड़ी पहनकर तैयार हो गई। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उन दोनों को सुबह सुबह खेतों में जाना था क्योंकि उसकी पत्नी की मदद से उसकी जमीनों में से एक जमीन उन्हें मिल गई थी। उसकी पत्नी ने कहा था कि पड़ोस के गांव में जो सरपंच हैं उनको उसके पिता अच्छी तरह से जानते हैं, वो उसकी जमीन वापस दिलवा सकती है। उसकी पत्नी एक दिन अपने पिता को लेकर सरपंच के पास चली गई थी और उसने ना जाने उनसे किस तरह से बात की कि सरपंच ने ज्यादा तो नहीं पर उसकी 1-2 जमीन उन्हें वापस कर दी थी। वो नौकर के साथ सरपंच से मिलने के लिए जा रहा था और उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता था। वो नौकर के साथ उनके घर की तरफ निकल गया और सरपंच और उसके बेटे ने उनकी बहुत खातिरदारी की और उसने उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उसके संबंध सरपंच से बहुत अच्छे हो गए थे। जब वो नौकर के साथ घर वापस आया और व्हील चेयर को चलाते हुए अपने कमरे की तरफ गया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी और वह माली दोनों एक साथ बेड पर बैठे हुए थे। उसकी पत्नी माली की तरफ मुंह फेर कर बैठी हुई थी, इसीलिए उसे उसके आने के बारे में पता नहीं चला था। लेकिन जैसे ही उसे माली ने देखा वह घबरा कर खड़ा हो गया। उसकी पत्नी भी अचानक पीछे की तरफ मुड़ी और उसकी पत्नी ने हैरानी से उससे पूछा कि आप कब आए? उसने कहा, बस अभी आया हूँ।
लेकिन यह माली कमरे में क्या कर रहा है? उसकी पत्नी कहने लगी, मैं इसे फूलों के बारे में कुछ समझा रही थी। इसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। मुझे कमरे में फूलों की डेकोरेशन करवानी है। मैं चाहती हूँ कि जब हमारी एनिवर्सरी आए तो हमारे कमरे में फूलों की डेकोरेशन होनी चाहिए। इसीलिए कमरा दिखाने के लिए इसको लेकर आई थी। उसकी पत्नी ने उसे जवाब दे दिया था, लेकिन न जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि उसने उससे कोई बहाना बनाया है। माली उसे देखकर कमरे से बाहर चला गया। उसने खुद को तसल्ली दी कि यह सिर्फ मेरा वहम है। भला मेरी पत्नी मुझसे झूठ क्यों बोलेगी? वह वैसे भी काफ़ी टाइम से कह रही है कि वह फूलों की डेकोरेशन हमारी एनिवर्सरी पे करवाना चाहती है, लेकिन अभी हमारी एनिवर्सरी को बहुत टाइम था। अभी हमारी शादी को 8 महीने हो गए थे। रोहित की पत्नी कहने लगी, आप बेड पर लेटकर आराम कीजिए, मैं आपके लिए शरबत बनाकर लेकर आती हूँ, बहुत गर्मी हो रही है। अपनी पत्नी की बात सुनकर वो मुस्कुरा दिया और उसकी पत्नी ने उसे व्हीलचेयर से उठाकर बेड पर बैठा दिया और वह शरबत बनाने के लिए चली गई। घर के नौकर भी अपने अपने कामों में लगे हुए थे। थोड़ी देर के बाद ही उसकी पत्नी शरबत लेकर कमरे में दाखिल हुई तो उसने उसे अपने हाथ से शरबत पिलाया और कहने लगी, आपकी सेवा करना मेरा फर्ज है, आप सिर्फ आराम कीजिए, आपके सारे कामों की जिम्मेदारी मेरी है। अपनी पत्नी को देखकर वो बहुत खुश हुआ था। उसकी पत्नी कहने लगी, मेरे प्यारे पतिदेव, आज तुम घर से बाहर बहुत दिनों बाद निकले थे, बाहर जाकर तुम्हें बहुत अच्छा लगा होगा ना? उसने कहा, मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहता हूँ मधु, तुमने मेरी जमीन मुझे वापस दिलवा दी। सरपंच और उसके बेटे का व्यवहार मेरे साथ बहुत अच्छा है, मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। उसकी पत्नी कहने लगी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ, क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती? सरपंच जी मेरे पिता को अच्छे से जानते हैं, क्योंकि मेरे पिता ने कई बार उनके खेतों में काम किया है। मेरे पिता की जान पहचान थी तो यह काम हो गया है। इसके लिए आपको शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपनी पत्नी की तारीफ करता रहा। वह उसकी तारीफ पर उसकी पत्नी बहुत खुश हो गई और उसने रोहित का सर अपनी गोद में रख लिया और उसके सर को धीरे धीरे दबाने लगी। उसके हाथ रोहित को इतने अच्छे लग रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके शरीर की सारी थकान दूर हो रही हो। वो दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते रहे। उसके बाद वो गहरी नींद में चला गया और वो कब सो गया उसे कुछ पता ही नहीं चला। उसे अपनी पत्नी के हाथ का बनाया हुआ शरबत बहुत पसंद था, इसीलिए वो रोज उसके हाथ का बना हुआ शरबत पीता था। गर्मियों का मौसम भी था, इसीलिए जब रोज वह उसके लिए शरबत लाती तो उसे बड़ा अच्छा लगता था। शरबत इतना ज़्यादा अच्छा होता था कि उसकी सारी थकान ही दूर हो जाती थी और सीने में एक ठंडक सी उतर आई थी। अगले दिन उसकी आंख खुली तो वो व्हील चेयर पर बैठकर गार्डन की तरफ जाने लगा। उसने देखा कि इस बार उसकी पत्नी ने एक नया माली घर पर बुलाया है और वह उसके साथ गार्डन में बैठी हुई फूलों के बारे में बातें कर रही थी। उसे देखकर वह कहने लगी, आप यहाँ क्यों आ गए हैं? मैंने आपसे कहा है कि आप फूलों के पास मत आया करो। आप कमरे से उठकर बाहर क्यों आए? आप मुझे वहीं पर आवाज लगा देते। उसने अपनी पत्नी से कहा, तुमने फिर नए माली को बुला लिया। उसकी पत्नी कहने लगी, आपको पता है यह माली बहुत अच्छे फूल लेकर आया है और ताजा ताजा फूल लेकर आया है। उसने अपनी पत्नी को गौर से देखा और कहा कि देखो मधु, तुम फूलों की देखभाल करने के लिए जब माली को घर पर रोकती हो तो खुद क्यों सारी रात जाग कर इनका ख्याल रखती हो? माली फूलों की देखभाल खुद कर लिया करेगा। तो उसकी पत्नी कहने लगी, मैं फूलों की देखभाल नहीं करती, बल्कि मैं तो रात को सो जाती हूँ और माली बगीचे में सो जाता है। और आप आज मुझसे इतने सवाल क्यों कर रहे हैं? आप तो रात को इतनी जल्दी सो जाते हैं, मुझे आपसे बातें करने का ज़्यादा मौका भी नहीं मिलता। उसने अपनी पत्नी से कहा, हाँ पता नहीं मुझे रात को रोज इतनी अच्छी नींद कैसे आ जाती है। मैं जल्दी सो जाता हूँ और सुबह ही मेरी आँख खुलती है, लेकिन तुम इतने सवेरे सवेरे कैसे उठ गईं? और यह माली इतनी सुबह ही यहाँ पर आ गया? उसकी पत्नी ने कहा कि मैं जब भी नया माली रखती हूँ तो मुझे हर नए माली को काम समझाना पड़ता है, इसीलिए मुझे सुबह सवेरे उठकर माली को जगाना होता है और उसे काम समझाना पड़ता है। उसने कहा, लेकिन कल तो दूसरा ही माली था और फिर यह कौन है? उसकी पत्नी कहने लगी, यह वाला माली कल शाम ही आया है
मैं आपको इससे मिलवाने ही वाली थी, लेकिन आप कल शाम जल्दी ही सो गए थे। उसकी पत्नी इतनी जल्दी जल्दी नए नए मालियों को घर पर बुलाया करती थी और वो उसकी इस हरकत से अब अजीज आ चुका था, लेकिन वो उसके चेहरे पर उदासी भी नहीं देखना चाहता था। इसीलिए उसकी उससे कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं होती थी। वह उसे यही कहती थी कि तुम गार्डन में मत आया करो, फूलों को नजर लग जाती है। फूल देखने के लिए सिर्फ मैं और माली ही गार्डन के अंदर आ सकते हैं। यह बात पता नहीं उसको किसने बता दी थी, और जबकि वो फूलों के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, इसीलिए वो खामोश रहता था और चुपचाप अपने कमरे में आ जाता था। शाम होते ही उसकी पत्नी शरबत बनाकर उसके लिए लेकर आई थी और वो दोनों बातें करते करते ही सो जाया करते थे। आज भी जब उसके लिए उसकी पत्नी शरबत लेकर आई तो उसने इस बार खामोश रहना ही बेहतर समझा और शरबत पीकर बैठ गया। जैसे ही शरबत खत्म हुआ वैसे ही वो नींद में खोने लगा। उस पर नींद ऐसी हावी हो गई कि जैसे वो कई रातों से नहीं सोया था और उसे बहुत ज्यादा नींद आने लगी थी। उसने अपनी पत्नी से कहा कि कमरे की लाइट बंद कर दो, मैं सोने जा रहा हूँ। वह उसके सर पर हाथ रखकर कहने लगी, जी आप आराम से सोइए, मैं कमरे की लाइट बंद कर देती हूँ। और उसे पता नहीं चला कि वो कब सो गया। जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसने शीशे की तरफ देखा। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर सुबह सुबह उसकी पत्नी तैयार हो रही थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी पत्नी ने जब उसे जागता हुआ देखा तो उसकी तरफ देखकर कहने लगी, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे रोहित जी, अब आपकी आंख खुली है। उसने कहा, पता नहीं मुझे इतनी नींद क्यों आने लगी है। पहले मुझे इतनी नींद नहीं आती थी, अब तो मुझे कुछ ज्यादा ही नींद आने लगी है और मैं रात को तुमसे बातें भी नहीं कर पा रहा हूँ। वह उसके पास बेड पर आकर बैठ गई, कहने लगी, अरे मेरे प्यारे पतिदेव, यह हमारा ही घर है, आप अपनी नींद आराम से पूरी करो। वो हंसते हुए उससे कह रही थी और कहने लगी, आप जल्दी से उठो और फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए नौकरानी से कहकर नाश्ता मंगवाती हूँ। आपको पता है ना कि मैं आपके बिना नाश्ता नहीं करती हूँ। अपनी पत्नी की बातें सुनकर उसने हाँ में सिर हिलाया और वह उसे पकड़कर बाथरूम में ले गई। जब वो नहा धोकर तैयार हो गया उसके बाद वो खाने के टेबल पर मौजूद थे। सामने नाश्ता रखा हुआ था जो ठंडा हो रहा था, लेकिन हमेशा की तरह उसके नाश्ता शुरू करने के बाद ही उसकी पत्नी ने नाश्ता शुरू किया। वो दोनों बातों में लगे हुए थे। नौकर उनकी टेबल पर चाय रखकर जा चुका था और यही बातों में उसने और उसकी पत्नी ने नाश्ता किया। उसकी पत्नी ने नौकरानी से कहा कि बाहर माली को भी जाकर नाश्ता दे दो। फिर उसकी पत्नी ने कहा, बल्कि तुम नहीं जाओ, बाहर नाश्ता करने के बाद मैं खुद उसको नाश्ता देकर आऊंगी और फूलों के बारे में समझा कर आऊंगी। वो अपनी पत्नी की तरफ देख रहा था। उसकी पत्नी उससे कहने लगी, नाश्ता करने के बाद मैं आपको कमरे में ले जाती हूँ, आप आराम कर लेना। उसके बाद उसकी पत्नी उसे लेकर कमरे में आ गई और खुद नाश्ता लेकर माली को देने के लिए चली गई, लेकिन उसकी पत्नी अपना मोबाइल कमरे में ही छोड़ गई थी। उसके मोबाइल पर किसी का फोन आ रहा था और बार बार रिंग बज रही थी। उसने उसकी कॉल रिसीव करना ठीक नहीं समझा। पहले तो बहुत देर तक उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, लेकिन जब किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी तो उसने सोचा कि वो खुद ही जाकर मधु को मोबाइल देकर आ जाता है। शायद उसकी माँ की कॉल होगी। फोन बार बार बज रहा था। जब वो गार्डन में अपनी पत्नी को मोबाइल देने के लिए गया तो उसकी पत्नी गार्डन में मौजूद नहीं थी। गार्डन में तो बल्कि कोई भी नहीं था, माली भी नहीं था। वो अपनी व्हीलचेयर से चलते हुए गार्डन से वापस आ रहा था कि तभी अचानक उसे गेस्ट रूम से आवाज आने लगी, जहां से उसकी पत्नी की बातें करने की आवाज आ रही थी। जैसे ही वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ वह उसे देखकर घबरा गई। उसका चेहरा सफेद हो गया था, जैसे कि उसने कोई भूत देख लिया हो। वो सीरियस होकर उससे पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जबकि कमरे में माली भी मौजूद था। यह नया माली उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तुम्हें गेस्ट रूम में क्या काम है और यह माली कमरे में क्या कर रहा है और तुम दोनों को यहाँ गेस्ट रूम में क्या काम है। उसकी पत्नी ने कहा कि माँ, हमारे घर कुछ दिन रहने के लिए आने वाली है, तो मैंने सोचा कि माली को गेस्ट रूम दिखा देती हूँ। मुझे गेस्ट रूम की फूलों से डेकोरेशन करवानी है। मेरी माँ शादी के बाद पहली बार रहने आ रही है, तो मैं उन्हें दिखाना चाहती हूँ कि मैंने कितने अच्छे अच्छे फूल अपने घर में लगाए हुए हैं।
बस यही सब दिखाने के लिए मैं माली को कमरे में लेकर आई थी। माली भी खामोश खड़ा हुआ था। उसका जवाब सुनकर रोहित के दिल को आराम नहीं मिला। उसे अपनी पत्नी की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। न जाने क्यों उसका दिल उसकी कही हुई बातों को हमेशा झूठ ही समझता था। तभी उसने उसे कहा कि यह रहा तुम्हारा मोबाइल, इस पर बार बार किसी का फोन आ रहा था, तुम अपना मोबाइल कमरे में भूल कर आ गई थी। तो वह कहने लगी माँ का फोन आ रहा था, शायद उन्हें यहाँ पर आने के बारे में ही बात करनी होगी। वह उससे बिना आंखें मिलाए हुए इधर उधर देखने लगी और वहां से चली गई। माली भी वहां से चला गया था। उसके दिल में तो अब शक आ ही गया था और वो ना जाने क्यों माली पर ही शक कर रहा था। धीरे धीरे शाम हो गई थी और उसका दिमाग अभी तक सुबह वाली बात में ही उलझा हुआ था। उसकी पत्नी उसके पास ही बैठी हुई मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी। तभी अचानक उसकी नज़र उसकी गर्दन पर चली गई। उसकी गर्दन पर अजीब तरह के निशान बने हुए थे, जहां तक कि उसे याद था कि उसकी गर्दन पर कल तक तो ऐसा कोई भी निशान नहीं था। उसने उससे पूछा कि तुम्हारी गर्दन पर यह कैसा निशान है, क्या हुआ है? तो अचानक उसने उसकी बात सुनकर हैरानी से अपना हाथ गर्दन पर लगा लिया और कहने लगी कल फूलों की टहनी मेरी गर्दन पर लग गई थी, इस वजह से ही यह जख्म हो गया है। वह जवाब देती हुई दोबारा से मोबाइल देखने लगी। बात तो बिल्कुल ठीक है, तुम ज्यादा टाइम फूलों में ही गुजारती हो सकता है कोई टहनी लग गई होगी। वह उसकी इस बात पर मुस्कुराने लगी, लेकिन रोहित के दिमाग में था कि फूलों की टहनी से ऐसे निशान कैसे बन गए हैं। उसका दिमाग उलझने लगा था। उसने टीवी ऑन कर लिया था और वो टीवी देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी उठकर बाहर चली गई और रात को वह उसके लिए खाना कमरे में ही लेकर आ गई और कहने लगी आज हम दोनों एक साथ बैठकर कमरे में ही खाना खाएंगे। उसने कहा ऐसा क्यों? तो वह कहने लगी आज मैं अपने हाथ से आपको खाना खिलाऊंगी, बाहर नौकर होते हैं ना, इसीलिए मुझे शर्म आती है। वह उसे अपने हाथ से खाना खिलाने लगी। उसकी तरफ से इतना प्यार देखकर रोहित ने अपने आप से सवाल किया कि क्या वो सही कर रहा है अपनी पत्नी पर शक करके, क्या उसका शक सही है या गलत? और उसका जवाब उसे मन में कहीं नहीं मिला। बस वो सोचता रह गया कि कहीं वो गलत तो नहीं सोच रहा है। उसकी पत्नी उसे निवाले बना बना कर अपने हाथों से खिला रही थी। ना जाने क्यों आज उसकी मोहब्बत से उसे अजीब सा डर लग रहा था और उसे अचानक ही घबराहट सी महसूस होने लगी। उसने अपनी पत्नी से कहा बस मेरा खाना हो गया, मेरा पेट भर गया, अब तुम खा लो। तो उसकी पत्नी कहने लगी क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है? उसने कहा कुछ नहीं, बस मेरा दिल घबरा रहा है। उसकी पत्नी कहने लगी अभी मैं आपके लिए आपका फेवरेट शरबत बनाकर लेकर आती हूँ। वैसे भी मेरे हाथ का बना शरबत पीकर तो आप बहुत खुश रहते हैं और आपको फ्रेश फ्रेश फील होता है। यह कहकर वह कमरे से बाहर चली गई और वो आज सुबह से जो सोच रहा था वही सोचने लगा। उसका दिल मानने को तैयार नहीं था कि उसकी पत्नी उसके साथ कुछ भी गलत कर सकती है, लेकिन उसका सिक्स सेंस उससे बार बार इसी बात का एहसास करा रहा था कि कुछ ना कुछ गलत तो है। इन्हीं सोचों में वो गुम था कि तभी उसकी पत्नी हाथ में शरबत का गिलास लेकर आ गई और कहने लगी मेरे प्यारे रोहित जी, इसे पीने से आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। शायद आज गर्मी ज्यादा है, इस वजह से आपका बीपी लो हो रहा होगा, तभी घबराहट महसूस हो रही है। शरबत पीने के बाद आपको रिलैक्स हो जाएगा और आपको नींद भी अच्छी आ जाएगी। उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज उसका कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा है, उसे बस आराम करने दो। उसकी पत्नी ने कहा कि आराम भी कर लेना, पहले थोड़ा सा शरबत तो पी लो, मैं कितने मन से आपके लिए शरबत बनाकर लेकर आई हूँ। यह कहकर जबरदस्ती उसने उसके हाथ में गिलास थमा दिया था। थोड़ी देर गुजरी थी कि अचानक कमरे के अंदर नौकरानी आ गई और कहने लगी मालकिन बाहर आपसे कोई मिलने के लिए आया हुआ है। उसकी पत्नी यह बात सुनकर कमरे से बाहर चली गई क्योंकि आज उसका कुछ खाने पीने का मन नहीं कर रहा था और उसकी पत्नी इतने प्यार से उसे शरबत दे रही थी तो वो उसे मना नहीं कर पाया था, ना ही उसका दिल तोड़ना चाहता था। सिर्फ एक शक की बुनियाद पर वो उस पर शक करके अपने खूबसूरत रिश्ते को बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने अपने कमरे में मौजूद डस्टबिन में शरबत डाल दिया और बेड पर लेट गया। थोड़ी देर के बाद उसकी
पत्नी आ गई और आते ही कहने लगी, आपने शरबत पी लिया? उसने भी हाँ में सर हिला दिया। अब उसने कहा कि चलो आप सो जाओ। उसने अपनी पत्नी से सवाल किया, बाहर कौन आया था? उसकी पत्नी कहने लगी, बाहर माँ आई थी और वह चली गई है। उसने कहा, तुम्हारी माँ तो यहाँ पर रहने के लिए आ रही थी, तो फिर वह इतनी जल्दी कैसे जा सकती हैं? तो वह कहने लगी कि उन्हें कोई जरूरी काम याद आ गया था, इसीलिए वो यहाँ से चली गई हैं। कह कर गई हैं कि वह बाद में आएंगी हमारे घर पर रहने के लिए। उसे हैरत हो रही थी कि इस समय उसकी सास को क्या जरूरी काम याद आ गया जो वह उनके घर से इस तरह से चली गई। उसकी पत्नी कहने लगी, अब आप सो जाओ, आपको आराम मिल जाएगा, आपको नींद आ रही होगी। और यह कहकर वो दोबारा कमरे से बाहर चली गई। वो करवटें बदल बदल कर थक गया था। उसे बड़ी हैरत हो रही थी कि आज उसे नींद क्यों नहीं आ रही। रोज तो उसे 6 बजे के बाद नींद आने लगती थी, लेकिन आज 8 बज चुके थे और अभी तक उसे नींद नहीं आ रही थी। और वो बार बार सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद थी कि आने का नाम ही नहीं ले रही थी। बार बार दिमाग में वही सारी बातें घूम रही थी, लेकिन उसे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा था। उसकी पत्नी कभी उसे धोखा नहीं देगी। वो उससे मोहब्बत करती है, उसकी बहुत इज्जत करती है, वह उस पर अपनी जान निछावर करती है और उसका बहुत ख्याल करती है। वो अपनी पत्नी पर कैसे शक कर सकता है? यह सब उसका वहम है और कुछ नहीं। वो खुद को तसल्लियां दे रहा था। उसने अपने आप को रिलैक्स कर लिया था और फिर उसे नींद आ गई थी। जब रात के 3 बजे तभी उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी पत्नी बेड पर मौजूद नहीं थी। वो घबरा गया कि मधु कहाँ है। रात को तो वह उसके पास ही सोती है, इस टाइम पर वह कमरे से बाहर क्या कर रही थी? जबकि फूलों की देखभाल तो वह जब किया करती थी जब घर पर माली नहीं होता था। वो अपनी व्हीलचेयर पर बैठकर मधु को ढूंढने के लिए कमरे से बाहर निकला। उसे गेस्ट रूम की तरफ से कुछ आवाजें आ रही थी। उसने जैसे ही गेस्ट रूम का दरवाजा खोला तो यह देखकर उसके पैरों से जमीन निकल गई और उसका शरीर कांपने लगा। उसके दिल के छोटे छोटे टुकड़े हो चुके थे। उसकी पत्नी बेड पर उसके माली के साथ लेटी हुई थी। वह शायद कमरे के दरवाजे को बंद करना भूल गई थी, या फिर वह रोज कमरे के दरवाजे को बंद नहीं करती थी। उसने उसे रोज तो यहाँ पर नहीं देखा था, क्योंकि वो इस टाइम पर सो रहा होता था। उसकी पत्नी ने उसके भरोसे की धज्जियां उड़ा दी थी। वो अपने विश्वास को चूर चूर होता हुआ देख रहा था। वो खड़े होने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अचानक ही वो गिर गया। उसके गिरने की आवाज सुनकर जैसे ही उसकी पत्नी ने उसकी तरफ देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। वो घबरा कर माली से अलग हो गई और माली भी जल्दी जल्दी वहां से उठकर गया। उसकी पत्नी ने अपनी हालत ठीक की और जल्दी से उसे जमीन से उठाने लगी। उसने खड़े होकर अपनी पत्नी से सवाल किया कि यह सब क्या हो रहा है। माली कमरे से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि आज मैं सब जानना चाहता हूँ कि तुम दोनों गेस्ट रूम में क्या करते हो। माली कहने लगा, मालिक मेरी कोई गलती नहीं है और मैं कोई माली नहीं हूँ। मालकिन ने ही फोन करके मुझे यहाँ बुलाया था। यह इस काम के मुझे पैसे देती थी। वह हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा हुआ कहने लगा कि मैं तो गरीब आदमी हूँ, खूबसूरत लड़कियाँ मुझे पसंद हैं, लेकिन आपकी पत्नी ने मुझे इस काम के पैसे भी दिए तो मैं और भी ज्यादा खुश हो गया। यह कहकर वो हाथ छुड़ाकर वहां से भाग गया। वो आज अपने आप को बहुत मजबूर महसूस कर रहा था, क्योंकि अगर वो चल सकता तो भागकर उसको पकड़ सकता था। इस टाइम पर सारे नौकर भी सो रहे थे, इसीलिए वो कुछ नहीं कर पाया। और वैसे भी गलती उसकी नहीं थी। हर मर्द को खूबसूरत औरत पसंद होती है और फिर जब उसे पैसे भी दिए जाएं तो वह और भी ज्यादा खुश हो जाता है कि उसके मतलब की चीज तो उसे मिल ही रही है, साथ ही साथ उसे पैसे भी मिल रहे थे। गलती उसकी पत्नी की थी। उसकी पत्नी उसके पैरों में गिरकर उससे माफी मांगने लगी। उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। मैंने तो तुम्हें दिल और जान से अपनाया था। मैं तुम्हारा पति होने पर खुद को दुनिया का सबसे खुशनसीब पति समझता था। तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद थी। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे बताओ। पहले तो उसकी पत्नी कुछ बोलने का नाम ही नहीं ले रही थी।
क्योंकि उसे भी पता था कि वह कितना गलत काम करती थी। वह उसके ही घर में उसे बेवकूफ़ बना रही थी और अलग अलग तरह के लड़कों को घर में बुलाकर उनके साथ अपनी इच्छा को पूरी कर रही थी, जबकि उनमें से हर लड़का माली नहीं होता था। उसकी पत्नी उससे हर बात पर झूठ बोलती रही, वह उसे बेवकूफ़ बना रही थी और वो उसकी बातों में आकर बेवकूफ़ बनता रहा था, क्योंकि वह उस पर बहुत भरोसा करता था। उसने अपनी पत्नी से फिर से वही सवाल किया कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे बताओ, वरना मैं अपनी जान ले लूंगा और साथ ही साथ तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। उसकी पत्नी डर गई और कहने लगी, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती थी। मेरे पिता ने जबरदस्ती आपके साथ मेरी शादी करवाई, क्योंकि आपका घर बड़ा था और आप गांव के सरपंच के बेटे थे। मेरे पिता ने जबरदस्ती मुझ जैसी खूबसूरत लड़की की शादी आप जैसे बदसूरत इंसान से करवा दी। मुझे इस घर में दौलत भी मिली, प्यार भी मिला, लेकिन वह प्यार मुझे आप नहीं दे पाए जो मुझे चाहिए था। मुझे जवान लड़के पसंद थे, इसीलिए मैं घर में लड़कों को बुलाती थी और रोज उनके साथ अपनी इच्छा पूरी करती थी। आपकी उम्र के साथ साथ आपके अंदर वो बात भी नहीं रही जैसी मैं ख्वाहिश रखती थी। मैं आपसे आज़ादी चाहती थी, क्योंकि मुझ जैसी खूबसूरत लड़की आपके साथ अच्छी नहीं लगती। यह कहकर वह खामोश हो गई, रोने लगी। उसने अपनी पत्नी से कहा कि अगर तुम्हें मुझसे आज़ादी चाहिए थी तो तुम मुझे बता देती, तुम्हें यह सब करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं तुम्हें आज़ाद कर देता और तुम अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से गुजारती। उसकी पत्नी अपना मतलब निकालती रही और वो अंधा बना बैठा रहा। अगले दिन उसने वकील को बुलाकर अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। तलाक देकर उसकी पत्नी घर से जा चुकी थी। उसके बनाए हुए गार्डन को उसने नौकर से कहकर खत्म करवा दिया, क्योंकि वो इस घर में उसकी कोई भी याद नहीं रखना चाहता था। उसकी पत्नी उसके घर से जा चुकी थी। अब वो अपने घर में अकेला हो गया था। कुछ महीनों बाद उसके घर की एक गरीब नौकरानी ने उससे शादी करने के लिए कहा। उसने कहा कि साहब, आप मुझे अपने घर में पत्नी बनाकर सहारा दे दो। मेरे पास कोई सहारा नहीं है। लेकिन उसे अब औरतों पर विश्वास नहीं रहा था, लेकिन वह बेचारी सच में बेसहारा थी और बहुत गरीब थी। रोहित ने उसको सहारा दे दिया। वो औरत उसकी ही तरह मामूली सी शक्ल की थी। उसने उससे शादी कर ली। आज वो अपनी दूसरी पत्नी के साथ बहुत खुश है और उसकी दूसरी पत्नी से उसके पास एक बेटा भी है। यह औरत मामूली सी शक्ल की भले हो, लेकिन आज तक उसकी दूसरी पत्नी ने उसके साथ किसी भी तरह का कोई खिलवाड़ नहीं किया है। उसके बाद उसे एहसास हुआ कि सब इंसान गलत नहीं होते, ना ही सारे आदमी गलत हैं और ना ही सारी औरतें गलत हैं। जीवन साथी चुनने के लिए शकल सूरत से ज्यादा व्यवहार को महत्व देना चाहिए और अच्छे से सोच समझ कर ही शादी करनी चाहिए। मधु के पिता ने मधु की इच्छा के विरुद्ध जाकर रुपया पैसा देखकर मुझसे शादी करवा दी, जिससे उसकी भी जिंदगी खराब हुई और मेरी भी जिंदगी खराब हो गई। लेकिन अब वो अपनी पत्नी और बेटे के साथ बहुत खुश है और अच्छी जिंदगी गुजार रहा है। दोस्तों, जीवन साथी केवल बाहरी सुंदरता देखकर ना चुने। इंसान का स्वभाव बेहद मायने रखता है। माँ बाप अपने बच्चों की मर्जी के खिलाफ जाकर उनकी जबरदस्ती शादी ना कराएं। इससे दो जिंदगियां खराब हो सकती हैं। शादी वहीं करें जहां शादी जिनको करनी है उनकी मर्जी हो, और चाहे कोई इंसान हो चाहे कोई भी रिश्ता हो, अंधविश्वास ना रखें। अपने नाक कान खुले रखें। कोई भी रिश्ता आपको कभी भी धोखा दे सकता है। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।